नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना होस्ट धर्मपाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस खास पेशकश जिसका नाम है आपकी राय। आज हम आपकी राय में जो है आपको लेकर के आए अर्की विधानसभा क्षेत्र के जयनगर गांव में, जहां पर आज हम जो है एक विशेष पैनल के साथ चर्चा करने वाले हैं इलेक्शनों को लेकर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्शनों का दौर चला हुआ है, सभी जो कैंडिडेट है अपने अपने वोटर को लुभाने के लिए जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं। मैं परिचय आपका दर्शकों का करवाऊं पैनल के साथ, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है इसका उद्देश्य किसी तरह की अस्थिरता या अव्यवस्था फैलाना नहीं है समाज में। जितने भी मुद्दे लोगों के जो सरकार से रिलेटेड रहते हैं उनको जो है संसद से लेकर सड़क तक के जो भी मुद्दे हैं वो सरकार तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। कोई अराजकता फैलाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पैनल में जितने भी सदस्य हमारे साथ रहेंगे उनकी जो राय है वो निजी राय रहेगी, चैनल उसको इंडोर्स नहीं करेगा। अगर कोई भी तथ्य पैनल में जो व्यक्ति है वो पेश करता है, वो अगर उसमें कोई भी अवांछनीय चीज़ रहती है तो निजी तौर पर पैनल का सदस्य ही जिम्मेवार रहेगा। मैं तारुफ सबसे पहले आपका करवाऊं। हमारे साथ बीजेपी से है श्री मुनीलाल भारद्वाज जी, तालियां हो जाए इनके लिए। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज रमेश कुमार जी। और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है मुकेश महाजन जी। और एक निर्दलीय उम्मीदवार जो है अर्की से राजेंद्र ठाकुर जी, उनके जो प्रवक्ता है वो हमारे साथ है प्रताप ठाकुर जी। और पांचवी एक और पार्टी या चौथी पार्टी, माफ़ी चाहूँगा, देवभूमि पार्टी, जिसका जो है अभी अभी उत्थान हुआ हिमाचल प्रदेश में, राजेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी पैनलिस्ट का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। मेरा सबसे पहला जो प्रश्न रहने वाला है बीजेपी से, मेरा सबसे पहला प्रश्न है बीजेपी के बारे में। कहा जाता है मुनीलाल जी की बीजेपी जो है वो धनबल की राजनीति करती है और जोड़ तोड़ की राजनीति करती है। दूसरे जो एमएलए बने होते हैं पार्टी में उनको तोड़ करके अपनी पार्टी में मिला लेती है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? इसके बारे में मेरा कहना है कि जैसे कि सभी लोगों को विदित ही है, हिंदुस्तान के अंदर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी व हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हिमाचल के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबको मालूम है हर घर में नल से जल भारतीय जनता पार्टी। मेरा प्रश्न है आपसे कि धन बल की राजनीति करती है, उस पर आप जवाब दीजिए। धन बल की कोई राजनीति नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग खुद से अपने आप को चेंज करना चाहते हो, बीजेपी को ज्वाइन करना चाहते हो, उनको बीजेपी पार्टी अच्छी लगती है तो बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब आपके कहने का भाव है कि विचारधारा चेंज कर लेते हैं फिर बीजेपी में आ जाते हैं। मेरा अगला प्रश्न कांग्रेस से रमेश कुमार जी। कांग्रेस के बारे में एक बात अमूमन है, आपने देखा होगा, दर्शक भी जानते हैं कि जितनी भी असंभव चीज़ें हैं, जितनी भी कोई भी काम है कांग्रेस के लिए वो असंभव हो जाता है और बीजेपी अगर करती है तो संभव हो जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, धारा 370 को छेड़ना असंभव था कांग्रेस के लिए, जीएसटी को लागू करना कांग्रेस के लिए असंभव था, बीजेपी ने संभव कर दिया। राम मंदिर अयोध्या में निर्माण हो रहा है, कांग्रेस के लिए असंभव था, बीजेपी ने संभव कर दिया। और सबसे बड़ी बात, आपके एक बहुत दिग्गज नेता थे संसद में जिन्होंने खड़े होकर कहा था कि हिंदुस्तान को डिजिटल करना असंभव है क्योंकि डिजिटाइजेशन नहीं हो सकता, भौगोलिक स्थिति को देख करके इतना बड़ा इंटरनेट का जाल नहीं फैल सकता। तो ऐसा क्यों है कि सारी जितनी भी असंभव चीज़ें वो बीजेपी के लिए संभव हो जाती है? देखिए, सबसे पहली बात तो आज जो हमारा चुनाव चल रहा है ये कोई केंद्रीय चुनाव नहीं है, एमपी का चुनाव नहीं है जो आप पूरे देश के मुद्दों को यहाँ उछाल रहे हैं। नहीं, मैं पार्टी से विधानसभा का चुनाव चल रहा है और आप अगर विधानसभा की बात करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये नेशनल लेवल की बात करना, मैं तो नहीं समझता कि नेशनल लेवल की बात करने के लिए हम डिबेट के अधिकृत भी हैं। हम नहीं कह सकते इस बात के लिए। आप आज की बात करें, नहीं, आज की बात पे भी आएंगे। देखिए, की बात करें, आप हिमाचल के मुद्दों की बात करें, हमारी विधानसभा के मुद्दों की बात करें, मैं अपनी विधानसभा से अवगत हूँ, मैं उसी बात को कर सकता हूँ। नेशनल की बात जब आएगी तो तब हम डिबेट करेंगे नेशनल। नहीं, डेफिनेटली देखिए, जैसे डिबेट में आगे 370 की बात आप कर रहे हैं, ये बात तो आज कहाँ है, ये बात इस पे तो हम चर्चा करना ही नहीं चाहते। नहीं, डेफिनेटली देखिए, हम विधानसभा पे भी आएंगे, जैसे ही आगे हम आएंगे चर्चा में जुड़ेंगे तो विधानसभा पे भी आएंगे, लेकिन संगठन के तौर पर, संगठन पे तौर पर ये मुद्दे जो आपने हमसे चर्चा के लिए कहे, ये मंच उन मुद्दों को यहाँ चर्चा करने का नहीं है, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगले प्रश्न पे मैं आता हूँ, अगले प्रश्न के लिए आपके पास आता हूँ। अगला मेरा जो प्रश्न रहने वाला है वो आम आदमी पार्टी से प्रश्न है। आम आदमी पार्टी, जैसे कि सभी जानते हैं कि गठन जो हुआ है वो कहीं ना कहीं आंदोलन से हुआ है और आम आदमी पार्टी का एक नारा था कि जब भी किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो
भ्रष्टाचार के आरोप लगने से पहले इस्तीफा हो जाएगा। तो अभी आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी में सत्येंद्र जैन जी काफ़ी समय से उनके ऊपर आरोप चले हैं, 6 महीने से जेल में भी है वो। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले मैं इस न्यूज़ चैनल को नमस्कार करना चाहता हूं जिन्होंने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से मुकेश महाजन। और जो क्वेश्चन इन्होंने किया बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कट्टर ईमानदार पार्टी है, और जितने भी हमारे पास इन्होंने बात की सत्येंद्र जैन की, शायद इनको नहीं पता कि जो सत्येंद्र जैन जी है उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। उनके ऊपर जितने भी आरोप थे वो सारे खारिज। बेल तो हुई नहीं, अभी बेल तो हो नहीं रही है उनकी। तो बहुत जल्दी आपके सामने वो भी न्यूज आ जाएगी। आपने मनीष सिसोदिया के बारे में सुना होगा, तो ईडी की रेड उन पे पड़ी। तो नहीं, उनका तो मैंने तो जिक्र ही नहीं किया, उनका मैंने जिक्र नहीं किया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, वो सिर्फ उनका एक एग्जाम्पल है। सत्येंद्र जैन जी के ऊपर भी कोई आरोप नहीं अभी जो है वो फाइनल हुआ है, और जैसे ही अगली अपडेट आएगी आपको पता लग जाएगा कि वो क्लीन चिट लेके पूरी तरह से बरियों के बाहर घूम रहे हैं लोगों में। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न जो है प्रताप जी से है, जो कि राजेंद्र ठाकुर जी का समर्थन कर रहे हैं, उनकी तरफ से बोलने के लिए यहाँ पे आए। मेरा आपसे प्रश्न है प्रताप जी की, राजेंद्र ठाकुर जी ने अभी 6 महीने पहले एक अभियान, 2-3 महीने पहले एक अभियान चलाया था, हरिद्वार यात्रा, जिसमें खासतौर पे महिलाओं को जो है यात्रा के लिए भेजा गया है। अगर हम उस पर बात करें या उसको देखें तो वो विकास से रिलेटेड चीज़ तो नहीं है, क्योंकि वो तो देखा जाए तो परोपकार से संबंधित है, तो उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ये इसको बोल सकते कि राजनीतिक कार्ड खेला गया था उनकी तरफ से? सबसे पहले मैं अपने दर्शकों के लिए हर हर गंगे आप सभी लोगों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जैसे अभी आपने प्रश्न रखा कि जो महिलाओं के लिए यात्रा कराई गई, मैं तो इस बात को समझता हूँ कि इस मृत्यु मंडल में किसी भी काम को अगर हमने शुरुआत करना हो तो मातृशक्ति का जो सहारा है वो हमें पूर्ण रूप से लेना चाहिए। जहाँ आपने बात कही है कि इससे विकास से क्या लेना देना है, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारी मातृशक्ति मजबूत होगी, उनका मनोबल बढ़ेगा, उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी, तो हम जो है अपने जो विकास के कार्य हैं उनमें हमें मजबूती मिलेगी। और जहाँ रहा आपका विकास का सवाल, ये तो आप भली भांति से जान रहे हैं कि राजेंद्र ठाकुर जी ऐसे मसीहा हैं जिन्होंने जो है पूरे अर्की क्षेत्र के अंदर, और जब मैं बात करूंगा यहाँ निजी क्षेत्र की, परगना मलाउन की, तो यहाँ हमारी जो टमाटरों की फसल है वो बरसात में आती है, और सभी रोड जो थे पूर्ण रूप से बंद पड़े थे। तो सभी पार्टियों को जो नुमाइंदे थे उन्होंने लोगों ने आग्रह किया, लेकिन सबको आश्वासन ये मिला कि ये बजट में डाला जाएगा। तो राजेंद्र जी का मानना था कि जब तक बजट आएगा उतने को तो उनके टमाटर खत्म हो जाएंगे, तो उन्होंने अपनी जेब से जो है उनके लिए जो रोड खुलाए गए और उनका टमाटर मंडियों में पहुंचाया गया। और ये एक ऐसे मसीहा है, जब ये सीट पे बैठेंगे तो ये अर्की का विकास बहुत ज़ोरों से कराएंगे। और एक बात और है कि इनको इंडिपेंडेंट उतारने का जो सबसे बड़ा यहाँ का पहलू है अर्की का, तो अर्की का एक ऐसा दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ जब भी कोई हमारा विधायक बनता है तो सरकार उतने को हिमाचल में किसी और की बनती आई है, और इस प्रकार से जो हमारा विधायक होता है। चलो मैं अगले प्रश्न पे आता हूँ फिर आपके पास। हमारे साथ जो है देवभूमि पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो आपसे मेरा जो प्रश्न है, जैसे कि आपकी पार्टी का जो निर्माण है वो स्वर्ण आयोग की एक मांग आपकी थी कि स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए, तो उसी से आपकी पार्टी जो है हिमाचल में उभर करके आई है। तो अभी जैसे आप इलेक्शन में उतरे हैं, तो इलेक्शन में जैसे स्वर्णों का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, तो दूसरे वर्गों को कैसे आप साथ जोड़ेंगे? क्योंकि आपकी जो पार्टी का उत्थान हुआ है वो तो कहीं ना कहीं स्वर्ण आयोग के आधार से ही हुआ है, तो दूसरे वर्गों के लोगों को कैसे आप साथ लेंगे? नमस्कार, मैं आपके चैनल का जो है हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि हमारे को यहाँ बोलने का मौका मिला। और जिस प्रकार आपने कहा कि दूसरे वर्गों को साथ लेकर हम चल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो इस समय 75% के आसपास जो है हमारी स्वर्णों की आबादी है अपने विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन जिस प्रकार आपने बताया है कि हमारे को जो दूसरे वर्गों को साथ लेके चलना, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो है इस समय कम से कम 1500 के आसपास जो हमारे और जाति के जितने भी वर्गों के लोग हैं उनका जो है हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, और हम लोग सबको साथ लेके चल रहे हैं। ये स्वर्णों की बात नहीं है, स्वर्णों के हितों की बात थी, क्योंकि स्वर्णों के कुछ लोग जो है अन्य पार्टियों के साथ मिलकर जो है स्वर्ण आयोग का निर्माण नहीं होने देना चाहते हैं। वो हमारे कुछ स्वर्ण ही है जो हमारे हितों के खिलाफ है, हम किसी भी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है।
मतलब आपके कहने का भाव है कि आप जो है प्रतिनिधित्व स्वर्णों का नहीं कर रहे, संपूर्ण वर्ग का, संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरा अगला प्रश्न जो है कांग्रेस के जो हमारे साथ यहाँ पे सहयोगी हैं उनसे रहेगा। पिछले अभी उपचुनाव जब हुए उससे पहले भी हमने देखा कि कांग्रेस के ही विधायक यहाँ से अर्की से थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि 3 ऐसे कौन से बड़े काम है जो पूर्व में वीरभद्र जी रहे उन्होंने यहाँ के लिए करवाए, और अभी जो 10 महीने या 1 साल से जो है श्री संजय अवस्थी जी हमारे बीच में रहे उन्होंने 10 महीने में ऐसे क्या काम करवाए जिसको लेकर के आप अभी लोगों में जा कर के वोट मांग रहे हैं? बहुत अच्छी आपने अब बात कही, ये क्षेत्र के विकास की बात जो आपने कही। जब स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री थे तो मैं उनके साथ अध्यक्ष था, और हमारे विधानसभा क्षेत्र में स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने 3 कॉलेज खोले। दाला घाट में कॉलेज, हमारे जयनगर में कॉलेज दिया है, और चलते चलते आपके दिग्गल में कॉलेज देखे, और 5 सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेरे इसी क्षेत्र में, लोहार घाट, जयनगर, लगदा घाट, आपके मतलब इतने विकास के कार्य उन्होंने किए। वो तो जब पूर्व में सीएम थे और जब उन्होंने इलेक्शन, वो काम किसी ने किए, कांग्रेस पार्टी ने किए ना। आपने कांग्रेस पार्टी मैंने सुन लो ना, कांग्रेस पार्टी की विकास की बात आप कर रहे हैं। मैं अर्की विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने कितना विकास करवाया वो आपको बता रहा हूं। मैं उन 4 सालों की बात कर रहा था जिसमें विधायक बनकर के अर्की का प्रतिनिधित्व जो है स्वर्गीय श्री वीरभद्र जी कर रहे थे। जब राजा वीरभद्र सिंह जी सीएम थे, ये जो उन्होंने काम दिए थे, बीज बजट दिए थे, और जब वो यहाँ पे विधायक बने तो उन्होंने जितनी उनकी विधायक निधि थी वो सारी यहाँ लगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। तो ये तो सभी जानते हैं कि जो बजट बनता है विधायक के क्षेत्र अधिकार में जो भी बातें आती थी उसमें राजा वीरभद्र सिंह जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अवस्थी जी का इन 10 महीनों में कोई बड़ा एक काम बताएं आप। देखिए 10 महीनों में बड़ा काम क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। 1 साल का 10 महीने का उनको टेन्योर मिला, उसमें भी जो 2 महीने का बजट था वो पूर्व में राजा वीरभद्र सिंह जी के टाइम में उन्होंने यहीं लगाया अर्की विधानसभा क्षेत्र में, और एमएलए फंड से ही काम होने थे। उसके बाद एक बड़ा काम जो आपको बता देना चाहते हैं हम, आज से पूर्व में जो 2 सीमेंट उद्योग अर्की विधानसभा क्षेत्र में हैं उनका जो माइनिंग फंड था वो कभी अर्की विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं लगता था। जो इन 10 महीनों में श्री संजय अवस्थी जी की मेहनत है कि 25 करोड़ 82 लाख रुपए उन्होंने इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्ट्रीब्यूट किया है। चाहे वो किसी भी माध्यम से छोटे छोटे काम, लोगों के किसी भी तरीके के काम हैं, उनकी लिस्ट भी आपको जैसे उनका प्रोग्राम होता है साथ में आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं, वो उस विकास कार्य की लिस्ट भी जारी करते हैं। 3 सत्र उन्होंने लगाए विधानसभा में, 3 सत्र में उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड उनको विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी दिया गया है। उनकी शालीनता, उनके जो कार्य करने की क्षमता और जो उनका व्यवहार है उससे आप भी भली भांति परिचित है, और हमारे अर्की विधानसभा क्षेत्र की जनता भी भली भांति परिचित है। हम उन्हीं मुद्दों को लेकर, चाहे सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और लोगों के जो छोटे छोटे काम हम जितना करा पाए हैं, और बड़े बड़े काम माननीय राजा मुख्यमंत्री जब राजा वीरभद्र सिंह जी थे तब हमने करवाए, वो भी कांग्रेस पार्टी के मसीहा रहे हैं। आज भी हम उनके आशीर्वाद से आगे चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो ये विकास की जो धारा हमने यहाँ बहाई है उसी के ऊपर हम। भारतीय जनता पार्टी से मेरा प्रश्न है, पूर्व में अभी जो यहाँ से प्रतिनिधि है आपके श्री गोविंद राम शर्मा जी, पूर्व में 2 बार एमएलए रह चुके हैं यहाँ से अर्की विधानसभा क्षेत्र से। तो मुझे बताइए कि पूर्व में जब 10 साल जब उन्होंने प्रतिनिधित्व किया तब उन्होंने कौन सा बड़ा काम अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए किया, और अभी भी पार्टी से वो जुड़े हुए थे, तो ऐसे कौन से बड़े काम हैं जिनको लेकर के आप लोगों के बीच में जो है अपना जो है समर्थन मांग रहे हैं? देखिए हमारे इस क्षेत्र में, अर्की क्षेत्र में, खासकर लोकल जो हम जयनगर में इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पर देखिए पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इस तो अभी की बात है ना, अभी की चाहे पूर्व में जब 10 बीजेपी में उस टाइम भी उन्होंने श्री गोविंद राम शर्मा जी ने देखिए यहाँ से सोन के लिए रोड निकलवाया, रेला के लिए रोड निकलवाया, उधर भ्यूंखरी वाले रोड का या बीच में है हमारा सौर बोलते हैं, बीच में जो आप वगैरह बोलते हैं, बीच में छंड वगैरह बोलते हैं शायद सनवाड़ा, वो रोड उन्होंने निकलवाया। सारे रोडों की रिपेयर उन्होंने करवाई। रेला के लिए मतलब साइकिल नहीं जाती थी, जहाँ पर उन्होंने गाड़ी पहुँचाई है। ऊपर हमारे मंदिर है, कुलजा माता का मंदिर है, वहाँ तक भी उन्होंने रोड पहुँचाया, और वहाँ पर खुद गए हैं वो, मैं साथ में था। और यहाँ पर अब जैसे सब डिवीज़न ये एट प्रेजेंट भी उन्होंने सरकार में ना होते हुए भी यहाँ पे सब डिवीज़न दिया है, और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे को दी हैं। कहने का मतलब ये है कि सेंटर में मोदी जी और यहाँ पर जयराम ठाकुर जी और हमारे अर्की क्षेत्र में
माननीय गोविंद राज शर्मा जी, इन्होंने मिलकर जो हमारे इलाके के लिए जो तरक्की की है वो अन्यथा मैं नहीं समझता कि और कर पाया है या कर पाएगा। और आज की डेट में हर घर में इस हमारे इलाके में देखिए हर घर में नल से जल मिल रहा है। हर घर में आज की डेट में अगर तरक्की की बात करें आप बीजेपी के टाइम की, आज के समय में मुझे एक आदमी बता दो जिसको तनख्वाह नहीं मिलती है, पेंशन नहीं मिलती है। वो पेंशन तनख्वाह एक ही बात है, चाहे खेती बाड़ी के माध्यम से मिलती है। वो बीजेपी ने पेंशन इस साल लगवाई सारी। बीजेपी के टाइम में कांग्रेस के टाइम से चल रही नहीं, हो नहीं कौन चली। से पेंशन वेलफेयर वाली बोल रहे हैं आप? वेलफेयर वाली ये किसान पेंशन जो है, किसान सम्मान निधि की हाँ, बात कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि की अच्छा, मेरा बात आपसे वाली है। प्रश्न है, राजेंद्र ठाकुर जी के जो प्रवक्ता हमारे साथ है, पूर्व में जब यहाँ अर्की से जो है श्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र जी जब विधायक बने थे तो उस टाइम जो है कहा जाता था कि जो सिटिंग विधायक है, क्योंकि उस टाइम श्री राजेंद्र ठाकुर जी कांग्रेस से संबंध रखते थे, तो कहा जाता था कि सिटिंग विधायक जो है वो राजेंद्र ठाकुर जी है। तो उन 4 सालों में ऐसा क्या रहा कि वो 4 सालों में लोगों के बीच से नदारद रहे? फिर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यही तो मुद्दा है जिस मुद्दे पे आप कह रहे हैं, हमारा भी यही मुद्दा है अर्की की जनता का। कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारे विधायक के रिलेशन जो है सीएम से अच्छे नहीं होंगे तब तक क्षेत्र का विकास नहीं होगा। आपने इस चीज़ को गौर से देखा होगा कि हमारे माननीय वीरभद्र जी 6 बारी मुख्यमंत्री रहे और तो यहाँ कांग्रेस के जो लोग थे वो लीडरशिप थी, लेकिन कोई इतना बड़ा उनसे रिलेशन नहीं जोड़ सका, नाता नहीं जोड़ सका जो अर्की के लिए इतनी भरमार जोड़ सके। वो केवल मात्र एक राजेंद्र ठाकुर जी थे जिन्होंने उनसे संबंध जोड़ा और अर्की क्षेत्र में वो आप सभी को पता है कि भरपूर जो है विकास नहीं, कराया। उस टाइम पे फिर लोगों के बीच से क्यों गायब रहे राजेंद्र ठाकुर जी 4 सालों के दौरान, जब वीरभद्र जी प्रतिनिधित्व कर रहे थे अर्की विधानसभा क्षेत्र से? देखिए, जिस टाइम में राजा वीरभद्र जी हमारे विधायक थे तो वो जो था सब काम जो थे राजेंद्र ठाकुर जी जो उनकी अध्यक्षता से करवाते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। वही वही काम करते थे। काम 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 क्या हुआ उन 4 सालों के दौरान? अर्की अगर विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं, उन बड़े कौन से काम हुए? देखिए, क्योंकि जो भी काम हुए थे उससे पहले हुए थे, जैसे नहीं ठीक बात है, वो काम पहले हुए जो आपका कहना, जैसे कॉलेज खुले ये खुले, उसके बावजूद जितनी भी निधि जो थी राजा साहब के पास होती थी, राजेंद्र ठाकुर जी यहाँ स्थानीय होने के नाते जो है उनको पूरी 72 पंचायतों में जो उनकी डिवाइडेशन करते थे और सबको जो उसका लाभ मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। समानता के आधार पर जो है राजेंद्र ठाकुर जी ने जो है उसका जो है वितरण किया। अच्छा, आम आदमी पार्टी से मैं सवाल करूं, आम आदमी पार्टी बोलती कि हमने इलाज फ्री करा दिया, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं, पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं, तो जैसे आप बोले कि हमने इलाज फ्री करवा दिया, बिजली भी फ्री करवा रहे हैं। वैसे तो एक टिप्पणी कोर्ट की तरफ से भी आई थी कि जो ये रेवड़ियाँ फ्री की बांटी जाती है बंद होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हिमाचल में आप जो है आपने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, पानी भी फ्री कर देंगे और सीमेंट वाला भी चलो कुछ कहा है उसमें भी। तो ये जो फ्री वाली जो पॉलिसी लेकर के आप आते हैं, तो उसका जो मान लो फ्री का आप किसी को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से रेवेन्यू तो जनरेट करना पड़ेगा, तो वो कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करने का? बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किया। ये लोग हम लोग जितने भी लोगों के बीच में जा रहे हैं उनका क्वेश्चन रहता है हम आमतौर पर कि ये जो फ्री वाला आप कर रहे हो ये किस तरह से आप मैनेज करोगे। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो ये फ्री वाली जो बातें अपनी आम आदमी पार्टी लेकर आई है, ये सारे फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को, जो भी बीजेपी वाले इसी एजेंडे को फॉलो नहीं, फॉलो नहीं कर रहे, इन्होंने तो पहले से कर रखा। जैसे मैं इसका आंसर भी आपको दूंगा। अगर आपको शायद नॉलेज हो तो आप यूरोपियन कंट्रियों में देखेंगे तो वहाँ हर चीज़ फ्री है। उसका रीज़न क्या है? हम टैक्स पेयर हैं। हम सुबह उठते हैं, हम पंखा ऑन करेंगे तो हम उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। हम शूज़ पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, हम जो भी सामान ले रहे हैं, छोटी सी छोटी चीज़ हम ले रहे हैं, उस पर हम फ्री का फायदा क्या हुआ? एक तरफ से हम टैक्स दे रहे हैं, दूसरी तरफ से फ्री ले रहे हैं, उसका फायदा क्या हो? अगर हम लोग किसी चीज़ पे टैक्स पे कर रहे हैं तो उसका फायदा भी तो हमें ही होना चाहिए ना। उसका फायदा नेता लोगों को थोड़ी ना नहीं, तो उससे अच्छा तो ये है कि टैक्सी कम कर दो, फिर लोगों के ऊपर फिर फ्री लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वो अब जैसे मान लो मोहल्ला क्लिनिक में आप बोल रहे कि हमने इलाज फ्री करा दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कहीं ना कहीं हिमकेयर और आयुष्मान का कार्ड जो है लोगों के बीच में बांट करके तो बड़े अस्पतालों में इलाज फ्री करा दिया 5 लाख तक का। तो मोहल्ला क्लिनिक में आप जो इलाज फ्री की बात कर रहे हैं तो वो तो छोटे अस्पताल है। मोहल्ला क्लिनिक का मतलब क्या है? अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम जयनगर की बात की जाए, अगर कोई पेशेंट है, अगर उसने हॉस्पिटल पहुँचना है तो कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा नॉर्मली यहाँ से लगेगा, ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक का मतलब क्या है? अगर कोई छोटी बीमारी है किसी को तो वो इमीडिएट वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हो जाए, ये मोहल्ला क्लिनिक है। ना कि हम उस पेशेंट को यहाँ से लेके जाएं और 1.5-2 घंटे बाद हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ पे रश क्रिएट करें, उसके रादर देन कि हम उस चीज़ को वहीं पे सॉर्ट आउट कर दें। जो छोटी डिजीज़ है, छोटी मतलब प्रॉब्लम, आपके कहने का भाव ये है कि
फ्री वाली चीज़ें होनी चाहिए आगे। फ्री वाली चीज़ें होनी चाहिए, बट उसका भी एक लेवल है। और मेरा क्वेश्चन आपसे, अब ये जितने भी मेरे साथी यहाँ पे आए हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं आसपास के, इनसे मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को, अगर आप लोकल मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो हमारा जयनगर कॉलेज है, जयनगर स्कूल है, वहाँ की बिल्डिंग की हालत क्या है और वहाँ पे कितने प्रवक्ता कोई बात नहीं, कांग्रेस से इसका जवाब लेते हैं। नहीं नहीं, कांग्रेस से नहीं, ये जवाब क्योंकि हमारे सीटिंग में BJP से कांग्रेस, भी- बीजेपी वालों से भी विधायक होना तो चाहिए। कांग्रेस के थे ना, या अरे बीजेपी भैया, से? विधायक की बात नहीं है। चलो कोई नहीं, गवर्नमेंट लेते तो- दोनों से लेते, बीजेपी कांग्रेस से। आपसे मेरा प्रश्न है, जैसे आप अभी मान लो आने वाले इलेक्शन में अगर जीतते हैं, तो ऐसे कौन से बड़े 3 या 5 काम आपने जो है दिमाग में बिठा रखे हैं जो अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए आपके प्रतिनिधि करने वाले हैं? हमारा तो सबसे पहले ये रहेगा कि जाति पाति आरक्षण जो मुक्त होना चाहिए, उसको आर्थिक आधार पे होना चाहिए। और लोगों के लिए जो है फ्री का माहौल नहीं होगा, कोई भी फ्री चीज़ नहीं मिलेगी, हमारी तरफ से कोई फ्री नहीं होगा। फ्री की रेवड़ियाँ जो है अन्य जो लोग हैं वो बांट रहे हैं, हमारे पास ऐसी फ्री के लिए कोई चीज़ नहीं है। हमारे पास शिक्षा और स्वास्थ्य, सिर्फ केवल 2 चीज़ें जो है जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे भी, वो फ्री हो या उसमें थोड़ा सा अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए जो आपके प्रतिनिधि अगर मान लो चयनित होकर के अर्की विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसे 3 बड़े काम मुझे बताइए जो आने वाले टाइम में आप जो है एक सौगात लोगों को देने वाले हैं। लोगों को जो है सबसे बड़ा तो रोजगार है। रोजगार नहीं है हमारे पास यहाँ अर्की में, जो है हमारे लोग जो है टमाटरों पे निर्भर है, लेकिन सरकार ने हमारी नौकरियां बंद कर दी है। उनको आरक्षण के रूप में जो है हमारे को जो है इतना नीचे गिरा दिया सरकार ने कि हमारे को अब जो है एकजुट होकर इकट्ठा होने की आवश्यकता है। बड़ा कोई प्रोजेक्ट लगाने का कोई इस तरह का कॉन्क्रीट प्लान आपके दिमाग में हो? अब हम जैसे आजकल रोजगार के लिए जो भी कोई हमारे जो उच्च जो भी अधिकारी होंगे, जो भी हमारे प्रवक्ता या जो भी हमारे आगे अध्यक्षों जो भी बात करेंगे, उसके बाद वो देखेंगे भी क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा अगला प्रश्न जो है कांग्रेस के जो प्रवक्ता है हमारे बीच में, जैसे कि अभी मुकेश जी ने एक प्रश्न करा कि अगर क्षेत्रीय बात करते हैं हम विकास की, तो राजा वीरभद्र जी कॉलेज दे गए थे, उसके बाद 5 साल बीत गए, बिल्डिंग का नामो निशान नहीं है, ज़मीन अभी मुझे लगता है वो भी नाम नहीं है, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की। बेशक मैंने पहले भी कहा कि राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे यहाँ से विधायक थे, लेकिन विधायक की सीमित शक्तियाँ होती है। उन शक्तियों के तहत चाहे संजय अवस्थी जी रहे 10 महीने, उन्होंने भी ये मुद्दे उठाए। हमने कॉलेज में यहाँ एक प्रवक्ता है, इसका अभी आपने अखबारों के माध्यम से देखा होगा, हमने बार बार इस मुद्दे को उछाला। भाई अवस्थी जी ने तो 70 में भी ये कहा कि बिल्डिंगों की लिए 500 करोड़ का जो बजट था उस टाइम राजा वीरभद्र सिंह जी ने जितने कॉलेज दिए उनका बजट भी साथ में दिया था। कहा तो है, देखिए ऐसा होता है रमेश जी के कहने, जनता पार्टी की सरकार की उन्होंने करना था। हम लोग, आप भी नहीं, जानते हैं, लोगों की देखिए, लोग जहाँ तक जुड़े होते हैं वो अपने विधायक से जुड़े होते हैं, तो कहीं ना आज हम कहीं ये कहते हैं कि 12 तारीख को इलेक्शन है, सरकार बैठते ही जमीन भी ट्रांसफर होगी, बिल्डिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। और जो प्रवक्ताओं की बात मेरे भाई अच्छा, मेरा एक और प्रश्न, प्रायोरिटी पे जयनगर में आपको अच्छा मिलेंगे। मेरा एक और प्रश्न आपसे है कि आपने जो है घोषणा पत्र में एक आपने जो है महिलाओं के लिए वहाँ पे घोषणा पत्र में डाला है कि हम 1500 रुपये हर माह जो है हर महिला को जो है 1500 रुपये सम्मान निधि के तौर पे देंगे। एक तो बहुत बड़े आपके जो दिग्गज नेता आनंद शर्मा जी ने कह दिया कि कहाँ से देंगे, मुझे तो पता नहीं है। हाँ, तो शर्मा जो जी को कांग्रेस पता नहीं पार्टी- है, शर्मा जी तो दिल्ली रहते हैं, उनको हाँ, थोड़ी पता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसके लिए कोई कॉन्क्रीट आपने ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा कि कहाँ से जो है इतनी रकम आएगी। अगर कैलकुलेट आप करते हैं कि 90 लाख वोटर अगर हमारे यहाँ से है, हिमाचल से, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें महिलाएं इसके 40 लिए लाख। पूरा कंक्रीट तैयार हुआ है। जब हमारी Blueprint। कमेटी बैठी है, Blueprint। उन्होंने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उसी के माध्यम से हमने ये घोषणा करी है 1500 रुपये महिलाओं को कहाँ? देने की। और सुन लीजिए, आप सरकार बनने दीजिए, हम 1500 रुपये कहाँ से देंगे? आप मोदी से पूछिए, वो 2000 सम्मान निधि जो दी उन्होंने, तो उन्होंने ब्लूप्रिंट आपको दिया था पहले? नहीं दिया था ना। ब्लूप्रिंट कोई नहीं देता, हम 1500 देंगे, ये वादा है आपसे। 80,000 नहीं करोड़ आएगा तब पूछना आप। 80,000 करोड़ का अरे, कर्जा 80 पहले ही हिमाचल पे चढ़ चुका है, अब उसके बाद 1500 रुपए वो ये देंगे, छोड़िए, फिर आप ये जो कर्जदारी युवाओं की के बातें लिए ना करें आप। कर्जे तो बड़ी बड़ी जो नहीं, फिर नेशनल उसका कोई सरकारें होती blueprint- है, वहाँ भी चलते रहते हैं। अभी मैं कोई बिजनेस करूंगा तो मैं कर्जा लेके ही करता हूँ, वो किस्तों में वापस होता रहता है। हमारे हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट चले हैं। अगर सरकार चलाने के लिए हमें कर्जे की जरूरत होती है तो प्रोजेक्ट भी चलाने होते हैं हमने, तो पैसा आता है और वहीं से जो आमदनी होती है उसे वापस भी किया जाता है। ये सरकार की अपनी नीतियाँ होती है। जब बजट आएगा, सरकार बनेगी, आपको हर चीज़ बता दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठ की राजनीति नहीं की है, जो वादा किया है उसको पूरा भी किया है, आगे भी करेंगे। अच्छा, बीजेपी से मेरा सवाल है,
आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए यहाँ से आपके बीजेपी के जो प्रतिनिधि वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसा क्या आपने दिमाग में एक प्लान बना के रखा हुआ है कि आप जो है यहाँ अर्की विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उनके लिए कोई 2-3 बड़ी सौगात लेकर के आएंगे? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अब जैसे भाई साहब ने एक गवर्नमेंट कॉलेज की बात कही, यहाँ पे वीरभद्र जी गवर्नमेंट कॉलेज दे गए थे, दूसरी बार एमएलए विधायक भी वही थे, उसके बाद वो उनके एक्सपायर हो गए। ये तो बोल रहे कि आप स्टेट में सरकार तो आपकी थी। हमारी थी तो सरकार, विधायक तो हमारे कांग्रेस के ही थे ना। ये बोल रहे सुनते नहीं है विधायक। अरे सुनते कैसे नहीं है? तो विधायक किस चीज़ के? अगर उनकी सरकार सुनेगी नहीं तो विधायक का मतलब क्या हुआ? विधायक की नहीं सुनेगी तो किसकी करेगी? अगर नहीं सुना तो विधायक ने कौन सा एजिटेशन किया, कौन सा प्रोटेस्ट किया, कौन सा पब्लिक के अंदर गया? भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती, बिना प्रोटेस्ट के भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती। उसमें कोई हैं? प्रोटेस्ट की बात सर आपको बजट दिया, सब कुछ दिया, ये तो सरकार का काम था। कि भी आज तक पब्लिक के अंदर कहाँ दिखाया कि भी वो कॉलेज नहीं दे रहे आप? एक मिनट आ रहा हूँ मैं, एक मिनट आ रहा हूँ मैं इनसे सवाल। एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस हो बीजेपी हो, इनसे शिक्षा पे बारे में कोई बात ना करे तो अच्छा है, क्योंकि ये लोग शिक्षा पे बात नहीं करना चाहते। शिक्षा के मॉडल की सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, अगर आप शिक्षा के बारे में बात करें, अरे तब और उनको देख के फॉलो करो ना आप लोग भी, अरे फॉलो करो ना उनको देख के, जैसे आप फॉलो कर रहे हैं बिजली पानी फ्री का फॉलो कर रहे हैं। मुकेश जी मेरी बात सुनिए, फॉलो करो ना मुकेश जी कम से कम। एक मिनट अरे तब अब वो एक मिनट रुक जाइए, मैं बात कर रहा हूँ। पूरी लाइफ मुकेश जी, ना रहेगा, बिल्डिंग की हालत देखोगे आप जाके तो इतना बुरा हाल है। शिक्षा की जैसे आप बात कर रहे हैं मुकेश जी, मेरी बात सुनिए, आज की बात मैं आपको मेरी बता रहा बात हूँ, सुनिए, आज की बात, मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुक प्राइमरी स्कूल में जाइए। आज एक भी टीचर नहीं है, सारे टीचर कहाँ लगे हैं? मेरी बात इलेक्शन सुनिए। ड्यूटी में। एक मिनट मेरी बात सारे बच्चे सुनिए। घूम रहे हैं कि आज छुट्टी है। मैंने बच्चों से पूछा काहे की छुट्टी है जी? कहते टीचर नहीं आज स्कूल में। मैं कहा क्यों? कहते जी इलेक्शन ड्यूटी लगी है। ये हालात इन लोगों अच्छा, के। आपके कहने का भाव ये है कि हालात है आम इन आदमी लोगों के। पार्टी का मॉडल बहुत सही है शिक्षा को लेकर के। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है। क्यों, बहुत अच्छा आपने है। दिल्ली में सुना होगा मैंने कि स्कूल उन्होंने देखे हैं टॉयलेट खुद। मैंने स्कूल देखे हैं, मैं खुद स्कूल में विजिट किया है। टॉयलेट को स्कूल के कमरे बना करके दिखा ये दिया। कौन कह रहा है? आप गए हो कभी? आप गए हो कभी? मीडिया में आप जाके चल रहा है देखो भैया, आप आपने जाके भी देखो। आपने भी पूरा दिल्ली मैंने नहीं घूमा खुद- होगा। मैंने जहाँ जहाँ स्कूल विजिट किए हैं ना, मेरे वहाँ पे बहुत सारे नोन है, उनसे बात की है। मैं और वही मैंने बोल खुद रहा हूँ कि visit किए हैं वहाँ स्कूल। पर जो आरटीआई बहुत अच्छा मॉडल है स्कूल आर्ट- का। एक बात को आरटी- हम खत्म जो कर दें। अच्छा, मेरा आपसे प्रश्न है कि अगर नहीं, मेरा प्रश्न है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात। नहीं, मेरा प्रश्न- धर्मपाल जी एक मिनट, थोड़ी सी बात। अभी भाई साहब ने कहा इनकी मजबूरी है दोनों की। ये भाई साहब की मजबूरी है कि ये तो हमने करना था, लेकिन सरकार जो थी, हमारी सरकार नहीं, हमारा विधायक। एक मिनट, सही बात। कि हमारी सरकार नहीं थी, विधायक तो था। इनका मानना है कि हमारा विधायक नहीं था, सरकार हमारी थी। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार का तो अभी किसको पता नहीं हो, तो गर्भ में कोई बता नहीं सकता सरकार। एक बात हम दावत से कह सकते हैं कि सीएम हमारा होगा, और हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा विधायक जाएगा वो सीएम को साथ लेके आएगा। तो जब सीएम होगा मतलब तो हमारा विकास किस होगा। इस चक्कर- अगर अर्की की जनता ने इस चक्कर को पढ़ना ही नहीं है। अगर मान लीजिए आपके प्रतिनिधि अगर जीतते हैं, अर्की विधानसभा क्षेत्र से जीतते हैं अगर, तो फिर आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करने वाले? देखिए, हमने ये बात तो कही, हमने ये बात, आपने बोला सीएम तो हमारा होगा, सीएम एक बनेगा ना, एक ही बनेगा जो सीएम। सीएम बनेगा वो हमारा होगा। पार्टी वो तो तो हम बात नहीं कर रहे हैं, सीएम बनेगा नहीं, ये तो कन्फर्म है। नहीं, वो तो ठीक है, जनता का तो होगा। धर्मपाल जी एक मिनट रुको ना, ये एक मिनट, ये कन्फर्म नहीं है कि पार्टी कौन सत्ता में आएगी, पर ये कन्फर्म है कि सीएम बनेगा। नहीं, सीएम तो जनता के लिए कोई ना कोई बनेगा, वो तो निश्चित है। हमारा तो वही लक्ष्य है। आप निर्दलीय उम्मीदवार के साथ है, उनके प्रवक्ता है आप, तो कहीं ना कहीं अगर मान लो निर्दलीय उम्मीदवार आपके जीतते हैं राजेंद्र ठाकुर जी, तो किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे आप। जो हिमाचल में मुख्यमंत्री बनेगा उसके साथ हमारा विधायक होगा। अच्छा, मेरा कांग्रेस से सवाल है, जैसे इन्होंने कहा कि जैसे विधायक आपका था अर्की विधानसभा क्षेत्र से, और प्रदेश में सरकार बीजेपी की थी, तो आपने कितने धरने दिए, कितनी बार जो है आपने लोगों को साथ लेकर के कहा कि विधानसभा चलिए और कॉलेज की ज़मीन ट्रांसफ़र करवानी है या कॉलेज में बिल्डिंग का निर्माण करवाना है? सरकार जब बीजेपी की थी, हमने जितने धरने दिए वो आप समाचार पत्रों में पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और कॉलेज बात सुन लीजिए, कॉलेज की बात कर रहे हैं हम। अर्की में इसके लिए हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट 2 बार किया है, झंडे लेकर के, और हमने जो सौंपा है, ज्ञापन जो सौंपे हैं एसडीएम साहब को, वो आप देख लीजिए समाचार पत्रों के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी ने 3 बार ज्ञापन दिए हैं इस मामले में कि जल्दी से जल्दी कॉलेज की ज़मीन ट्रांसफ़र करवाई जाए। नीचे ये कमरे गिर रहे हैं जो प्राइमरी उसमें चला है, लेकिन सरकार। अच्छा, 3 बड़े काम बता दीजिए आने वाले टाइम में, अगर आपका प्रतिनिधि यहाँ से बनता है तो 3 बड़े काम बता दीजिए जो अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए आप करना चाहते हैं। देखिए, अगर कांग्रेस प्रकार की
कांग्रेस की सरकार बनती है तो जो हमारे जहन में है, हम सबसे पहले हमारा जो जयनगर का ये जो एरिया है इधर का, हमारे यहाँ पे 20-25 पंचायतें जो हैं उनका केंद्र बिंदु यहाँ रहता है। हमारा ये है कि एक जो है हम यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र वो PHC का वो खोलेंगे या हॉस्पिटल खोलने की हमारी प्लानिंग है। साथ में इस एरिए का एक तहसील हेडक्वार्टर सब तहसील का यहाँ होने का हमारा एक विज़न है। और जितने भी क्षेत्र हैं जो जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, जो हमारी आने वाली जो स्कीम है अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए उठाऊ सिंचाई योजना का हमारा एक मेन प्रोजेक्ट रहेगा कि जहाँ जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, हम आने वाले जब हमारी सरकार आएगी तो उन क्षेत्रों में हम जो हमारे किसान हैं उनके लिए हम उठाऊ सिंचाई योजना लेकर के आएंगे ताकि हर खेत को पानी मिले। ये हमारी प्लानिंग है। अगर सरकार आम आदमी पार्टी से मेरा प्रश्न है कि अगर मान लो आपकी सरकार बनती है, वैसे तो आपने 68 विधानसभा क्षेत्र जितने भी हमारे हैं सीटें हैं उस पर अपने पूर्ण पे तो है प्रतिनिधि नहीं उतारे हैं, फिर भी अगर सरकार बनती है तो कौन से ऐसे बड़े काम है जो आप हिमाचल में बदलाव लाना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारेंगे, क्योंकि शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है आज के टाइम में। या तो हर कहीं स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं, उनमें प्रॉपर स्टाफ नहीं है या प्रॉपर व्यवस्था नहीं है बैठने की। तो सबसे पहले हम शिक्षा के स्तर को सुधारेंगे। मैं सभी से ये समय हमें इतने की इजाज़त देता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सभी पैनलिस्ट का। बहुत बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पर बहस हुई। मैं सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में वो जो है इलेक्शनों में विजय हो। इसी के साथ मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि आने वाले टाइम में हमें भी प्रेरणा मिले इस तरह की और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।